हिंदी साहित्य की अनुपम कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका सुषमा मुनिंद्र जी की लिखी हुई कहानी तुम खुश रहो हमारा ओके है। तो शुरू करें कहानी। 21वीं सदी का बदलाव समाज के अंतिम सिरे तक आ पहुंचा है। समाज की अंतिम स्त्री नए मुहावरे गढ़ रही है। चिरौंजी सोचती थी उसके पास कुछ नहीं बचा है, बचाने को कुछ था ही नहीं। अब आलीशान घर की छत्रछाया उसकी सोच को समृद्ध कर रही है। यही कि उसके पास बचाने को हरदम कुछ था और वो बचाने में सफल रही है। उसके हिस्से के पंचभूत तत्व अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सदा उसके भीतर थे। तभी बची रह गई भावनाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं, अतृप्तियां। जीवन का पूर्वाध कैसी बौखलाहट, खींचतान, सांसों और धड़कनों को ढोने में उलझा रहा कि वो जिंदगी को सुलझाने साधने में बार बार विफल हुई। और जब 47 बरस पूरे कर चुकी है, उसकी गणित बहुत पक्की नहीं है, फिर भी उसका अनुमान 47 पर ही ठहरता है। तब जिंदगी जिंदगी की तरह हो गई है। वो अपने भीतर से गुजरती जिंदगी को छू रही है, जिंदगी की खूबसूरती को देख रही है, जिंदगी के जायकों का स्वाद ले रही है, सुन रही है जीवन राग, सूंघ रही है जिंदगी की महक को। बहुत नहीं तो 2 बरस हो ही गए। चिरौंजी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की 6 बखरियों का काम संपन्न कर अपने किराए की कोठरी में लस्त पस्त पड़ी थी कि जेठा लड़का पानचंद आ धमका था। चिरौंजी मसमसा गई थी। पैसे की ज़रूरत आ पड़ी होगी, दुल्हनिया ने भेजा होगा, अम्मा से पैसा दाम ले आओ, मतलब मांग लाओ। वैसे पान को अम्मा की याद कब आती है? कभी नहीं कहता आओ अम्मा साइकिल पर बैठो, 2-4 दिन हमारे घर रहो, जबकि अपनी मेहरिया दुलारी को साइकिल पर टांग कर आंगनवाड़ी पहुंचाता है। पानचंद जल्दी में था। अम्मा सुस्ता रही हो, तुम्हारे लिए एक मस्त काम ढूंढ दिया है। खाना बनाना है और घर का सुपरवाइजरी करना है, अच्छा पेमेंट मिलेगा, खाना पीना भी। संपन्न घरों में पेंट पुताई का काम करते हुए पानचंद अंग्रेजी के कुछ शब्द सीख गया है और मौके मौके पर प्रयोग करता है। घर में क्या मेंबर हैं? सेठ जी हैं, उनकी घरवाली को गुजरे 2 बरस हो गए। 3 लड़के हैं जो पूना में पढ़ते हैं, छुट्टी में आते हैं। अभी मैं इन्हीं सेठ जी के घर पुताई का काम किया हूँ। सेठ जी के लड़कों ने कहा खाना बनाने वाली चाहिए। मैंने कहा हमारी अम्मा सब संभाल लेंगी। मैं फाइनल बात कराया हूँ, अम्मा तुम ये काम पकड़ लो। काम पकड़ने की दिलचस्पी चिरौंजी में रही है। काम से अधिक दिलचस्पी पैसे में। पैसे की दिलचस्पी में बूते से अधिक काम पकड़ लेती है और बखरियों में समय पर नहीं पहुँचती है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की मैड में बर्खास्त करने पर रोज़ उतारू मिलती हैं। सभी को सुबह 8 बजे काम चाहिए। कितने रूप धरे चिरौंजी की सभी घरों में ठीक 8 पर हाजिर हो। अच्छा पेमेंट और खाना मिलेगा तो इन मैडमों को मारो गोली। वही धमकी, कल से मत आना। मैडम जी सचमुच नहीं आऊँगी, मांज लेना बर्तन, पोंछ लेना फरस, धो पचार लेना कपड़ा। पानचंद ने चिरौंजी को साइकिल पर बैठाया और यातायात नगर के छोटे पर सुंदर बगीचे से घिरे भव्य घर के ठीक सामने उतारा। चिरौंजी अब तक जिन बखरियों में काम कर चुकी है उनमें ये सबसे आलीशान घर था। बाहरी प्रवेश द्वार के ठीक बगल में मालिक का नाम और व्यवसाय लिखा था, तिलक गंगवाल, गंगवाल टूर्स एंड ट्रेवल्स। बगीचा देख चिरौंजी को मोद हुआ। मधुमालती की लतरें सफ़ेद गुलाबी फूलों से संपन्न थीं। चिरौंजी ने एक गुच्छ तोड़ कनपट्टी पर खोस लिया। बालों में फूल लगाने का रिवाज उसने मुंबई में अपनाया। सदाबहार, चांदनी, मोगरा, कनेर जो मिले शौक फरमाती है। पर हाउसिंग बोर्ड की मैड में जल्लाद ठहरी। गमले से फूल तोड़कर बाल में खोस लो तो जुर्म हो जाता है। मैडमें कहती हैं जूठन मांझती है, पर फैशन देखो। फैशन क्या इन मैडमों की जायदाद है? मैडमों को ही नहीं, उसके फूल लगाने से सबको खास बैर है। रिश्तेदार कहते हैं विधवा है पर ड्रामा देखो। पानचंद की पत्नी दुलारी कहती है दादी नानी बन गई पर जवानी देखो। चिरौंजी के मूड में फूल देख पान भड़क गया। अम्मा काम फाइनल हुआ नहीं और तुम फूल चुराने लगी। शक्कर चाय पत्ती न चुरा लेना कि सेठ जी भगा दें। चिरौंजी की हाजिर जवाबी, दुलारी नहीं चुराती,
आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए दलिया पंजीरी क्या क्या आता है चुरा लाती है, ऐसी चोर सहायिका है कि कहते नहीं बनता। पत्नी की निंदा पांचन से न सुनी गई। अच्छा बस। आहट सुन तिलक गंगवाल के तीनों पुत्र दालान में निकल आए। पानचंद ने जोहार की। भैया अम्मा को ले आए हैं, काम समझा दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? बड़े पुत्र धनराज ने कमान संभाली। चिरौंजी। नाम को लक्ष्य कर तीनों भाई मुस्कुराने लगे। चिरौंजी, तुम्हें चाय नाश्ता बनाना है, घर सफाई कपड़ा बर्तन बाजार से तरकारी भाजी लाना है और जो भी घर के काम हों। हाजिर जवाब चिरौंजी कहने को हुई तो कहो घरवाली बनकर रहना होगा, लेकिन कहा ये पेमेंट क्या बनेगा? 2000 और खाना। चिरौंजी के लेखे अब तक का सबसे बड़ा फ़ायदा। चिरौंजी मोहित। खाना अच्छा बना लेती हो ना? हम लोग हॉस्टल में अच्छे खाने को तरसते हैं, बाहर खाना खाकर पापा का भी हाजमा बिगड़ गया है। खाना ऐसा बनाना कि पापा खुश हो जाएं, हमें पापा की चिंता रहती है, और काम ईमानदारी से करना। भैया हमारा काम ओके रहता है, आप हाउसिंग बोर्ड में पता कर लो। पानचंद की तरह चिरौंजी को प्रचलित अंग्रेजी शब्दों का कुछ अभ्यास है। अगले प्रभात साफ धुली साड़ी पहन चिरौंजी ने पदार्पण किया। रसोई का काम साफ सफाई से करना होगा कि इस घर के लोगों को अरुचि ना हो। वो चेहरे के भाव बदलने में विश्वास रखती है। धुली साड़ी के ऊपर ऐसा कर्मठ चेहरा बना रखा था मानो पूरी दुनिया का झबार एक उसी पर है। तीनों लड़के सो रहे थे। उनका सुप्रभात 10 बजे के बाद होता है। सफ़ेद कुर्ता पाजामा धारी तिलक गंगवाल मतलब सेठ जी ने दरवाज़ा खोला। नमस्ते सेठ जी। चिरौंजी ने भरपूर विनय दिखाकर हाथ जोड़े। नमस्ते। आखिर ये लड़के नहीं माने, कहते हुए सेठ जी खिन्न जान पड़े। सेठ जी की पत्नी ना रही तो नियमितता भी नहीं रही। कहीं भी खा लेते, कभी भी घर आते जाते। इसी अनियमितता में स्वतंत्र रहना चाहते थे, पर लड़के जिद पर हैं। पापा आपको अपनी नियमितता पर लौटना है। चिरौंजी न समझ सकी लड़के किस बात के लिए नहीं माने, इतना ही बोली। जी। होता ये है, चिरौंजी तूफानी गति से बकरी में धावा बोलती है और इस चपलता से काम करती है कि घर एक किस्म की करतल ध्वनि से भर जाता है। ये स्त्री विहीन घर। चिरौंजी को स्त्री विहीन घर में काम करने का अनुभव नहीं है। वो रसोई में आ गई पर समझ ना पाई काम कहाँ से शुरू करे। इस बीच सेठ जी ने छोटे बेटे देशराज को उठा दिया। उसने सहूलियत दी। चिरौंजी चाय से शुरू करो। चिरौंजी ने रसोई घर को बिलोका। 4 बर्नर वाले गैस चूल्हे में चाय खौलाते हुए विशिष्टता बोध से भर गई। स्टोव और चूल्हे वाली केरोसिन की महक से हटकर अभिनव प्रयोग। दुलारी के पास 1 बर्नर वाला गैस चूल्हा है जिसे वो हाथ नहीं लगाने देती, और अब किस्मत में 4 बर्नर वाले गैस चूल्हे में खाना बनाने जैसा सम्मान। ये आसरा न छूटे, इसलिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पहला प्रदर्शन अच्छा रहा। धनराज ने उसकी प्रवीणता को स्वीकृति प्रदान की। खाना अच्छा बनाती हो। सबको खिलाकर चिरौंजी ने पहला कौर मुंह में डाला। खाना चमत्कारिक रूप से स्वादिष्ट था। आते ही नहीं आत्मा तृप्त हो गई। उसने माना वो अच्छा खाना बना सकती है। अब तक ना बना सकी क्योंकि भोजन का स्वाद बढ़ाने जैसी सामग्री कभी न जोड़ सकी। जो मिला छौंक बखाड़ लिया। बकरी से कुछ स्वादिष्ट मिलता है तो नाती पोते झपट कर खा जाते हैं। पानचंद के पास रहती है तो पान के बच्चे, और किराए की कोठरी में रहती है तो 2 घर छोड़ तीसरे में किराए से रह रही पुत्री कौशला के बच्चे। चिरौंजी के हिस्से में आती है अतृप्ति। अतृप्ति और अभाव। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में काम करते हुए इसने कल्पनाएं विकसित की तो अतृप्तियां बढ़ा लीं। घरों में लाया जाने वाला प्रत्येक नया उत्पाद इसकी अतृप्तियां बढ़ाता। ये उत्पाद को ललक से देखती। मैडम ये पुराना हो जाए तो कम दाम पर हमको दे देना, हम काम करके पैसा पटा देंगे। हमें शौक़ है, हमारे पास टीवी हो, फ्रिज हो, पानी छानने की मशीन मतलब एक्वागार्ड हो, आपके जैसी सुंदर साड़ियाँ हों, जूते हों, लेस लगे गाउन हो, हाथ में घड़ी बांध आपकी तरह पर्स लटका कर चलें। चिरौंजी ने एक बकरी से पुराना स्मॉल साइज फ्रिज इसी तरह खरीदा। उसमें कौशला अपना खाना दूध ठूंस देती। इसी बात पर बहस कर फ्रिज को रिक्शे में लदवा कर चिरौंजी कुछ दिन के लिए पानचंद के घर कूच कर गई। पानचंद अगुवाई न करता था, पर फ्रिज ने उसे सपत्नीक अगुवाई करने में लगने हेतु प्रेरित किया।
पान, दूध और चीनी बेसाह लाया और बखरी में देखी परखी विधि से आइसक्रीम जमाकर चिरौंजी ने चमत्कार किया। पूरी तरह खराब हो गए फ्रिज में इन दोनों दुलारी का कब्जा है। वो उसमें अपने बच्चों के कपड़े दुनाकर रखती है। इस सप्ताह सेठ के तीनों लड़के पूना लौट गए। धनराज ने चिरौंजी को खास निर्देश दिया, चिरौंजी, पापा को समय पर खाना और साफ धुले कपड़े मिलने चाहिए। देखती हो ना पापा को सफ़ेद रंग कितना पसंद है। उन्हें रुमाल, मोजे, तौलिया सब कुछ सफ़ेद और साफ चाहिए। भैया जी, आप देख रहे हो हमारा काम अप टू डेट रहता है। चिरौंजी जान गई है सेठ जी को सफ़ेद रंग से खास लगाव है। घर और बाहर वे सफ़ेद कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। धोबी जब धुले कलफ चढ़े कुर्ते पैजामे चिरौंजी को थमाता है, चिरौंजी वस्त्रों की सतह को छूकर हैरान होती है। वो इतनी हड़बड़ी में रही है कि मालूम न हुआ सफ़ेद को लंबे समय तक इस तरह सफ़ेद रखा जा सकता है कि कपड़ा फट जाए पर सफ़ेद ही ना जाए। नाती पोतों की यूनिफॉर्म इतनी जल्दी मटमैली हो जाती है कि लगता नहीं कि कभी सफ़ेद रही होगी। लड़के क्या गए, घर अपरिचित हो गया। चिरौंजी को लगा इस घर से एक बार फिर परिचित होना होगा। जो भी परिचय था लड़कों से था। सेठ जी दृश्य पर उपस्थिति ही कम देते थे। एकांत की असुविधा में वो सेठ जी से संबोधित हुई, सेठ जी ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा? बच्चों को चटपटा पसंद था, मैं सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स और दूध लूँगा। जरूरी कमरे लॉक कर सेठ जी 9 बजे ऑफिस के लिए निकल गए। लड़कों ने पानचंद का पता ठिकाना देख जरूरी सत्यापन कर लिया है, फिर भी चिरौंजी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चिरौंजी को खाली घर अजीब लगा, पर खालीपन की एक छत्र उपभोक्ता का इत्मीनान भी मिला। चाय, कॉफ़ी, ठंडा पानी पियो, सीलिंग फैन की ठंडी हवा के मज़े लो। सेठ जी दोनों बेडरूम बंद कर गए हैं, वरना कहो थोड़ी देर टीवी देख लेती। गुदगुदे मोटे गद्दों में लोट लगाती कि कहाँ सोना कैसा लगता है। खाली घर में उसने एक कप चाय बनाकर पी, तब पंखे के ठीक नीचे पैर पसार कर लेट गई। काम की जल्दी नहीं, सेठ जी दोपहर में खाना खाने आएंगे, तब तक हो ही जाएगा। होता ये था, मध्याह्न भोजन पश्चात छोटी झपकी लेकर सेठ जी फिर ऑफिस चले जाते थे और रात में लौटते थे। उसके बाद खाना खाकर चिरौंजी घर चली जाती थी, फिर शाम को आती थी। लड़के दरवाज़ा खोल देते थे। अब अड़चन ये हुई कि शाम को चिरौंजी आएगी तब घर बंद होगा। सेठ जी ने प्रस्ताव किया, इतनी दूर 2 बार पैदल आती जाती हो, दोपहर में यहीं सुस्ता लो, काम पूरा कर रात में चली जाया करो। जी, ये व्यवस्था सुविधाजनक रही। सेठ जी का घर चूंकि पानचंद के घर से समीप है, इसलिए चिरौंजी कौसला के पास वाली किराए की कोठरी को तज पानचंद के घर रहने लगी है। फिर भी 2 मर्तबा पैदल आने जाने में थकान हो जाती है। पानचंद का घर अर्थात पुश्तैनी मकान का एक कमरा, जिसमें टेबल पंखा की हवा में दुलारी अपनी 3 औलादों के साथ पसर कर सोती है। दुलारी की सुविधा में विघ्न न दे चिरौंजी ने कमरे में लगे साझा आंगन के कोने में फट्टे की आड़ कर अपना निस्तार की जगह बना ली है। चिरौंजी का मझला लड़का ज्ञानचंद अपनी ससुराल में बसता है कि अम्मा हमारे लिए एक तो कमरा नहीं है तो औरत के साथ क्या खुले में सोएं। ज्ञानचंद ने ससुराल में अपना सैलून खोल लिया है, सुनते हैं अच्छा कमाता है। और यह जो लोहरा सपूत है पूरनचंद, विधाता ने इसके रंग ढंग अलग बनाए हैं। इसके अवतरण पर इसका बापू मिर्चू मर गया। पूरनचंद को कैसी बीमारी है, जब ठीक से बढ़ता मुटाता नहीं है। 22 की उम्र में 16 का दिखता है। न पढ़ने में चित्त, न पान जैसा पेंट पुताई का हुनर, न ज्ञान जैसा केश कर्तन का। फैशन बहुत चढ़ा रहता है, जीन्स पहनता है और आँखों में सनग्लासेस चढ़ाता है। चिरौंजी फटकारती है, करिया तस्मा अर्थात सनग्लासेस, चढ़ा कप्तान न बन, पढ़। ऐसे वक्त के लिए वो फांसी का फंदा तैयार रखता है, फंदे को गर्दन में पहन झूलने लगता है। परास चिरौंजी ने उसे अपने मायके खारा भेज दिया कि नाना नानी की सेवा करे और खेत बाड़ी देखे। पूरनचंद को खारा में स्थापित देख चिरौंजी की तीनों बहनें फौजदारी पर उतरीं। हमारे भाई नहीं है, पूरन को खारा में बसाकर चिरौंजी अम्मा बाबू की जायदाद अकेले हड़पना चाहती है। काका पीती के लड़के अलग घात लगाए हैं, पूरन कौन होता है, हम जायदाद हड़पेंगे। वो तो बाबू के पुट्ठे में अभी दम है। चिरौंजी राण अनाथ है, हम पूरन को सहारा देकर पुण्य कमा रहे हैं, जैसा कुछ कहकर वो पूरन को प्रश्रय दे रहा है। चिरौंजी, तुम यहीं की रहने वाली हो? मध्याह्न भोजन के लिए बिराजे सेठ जी ने किसी योजना को लागू करते हुए पूछा या औपचारिक रूप से, कहा नहीं जा सकता। हौ सेठ जी,
खारा में माइक है, आप गांव का नाम सुने होंगे। हम लोग नौआ हैं। खारा में एक हमारा ही घर नौआ का है। हमारे बाबू दीदी पूरे गांव का शादी ब्याह जन्म मरण संभालते हैं। हमारे कास्ट में अर्थात कास्ट जूठन धोने का काम नहीं होता, पेट के लिए हम धोते हैं। सेठ जी ने चिरौंजी को देखा। पहले भी देखा है, पर यह देखना देखने जैसा था। श्लथ चेहरा और कमज़ोर मनोबल लिए आई थी। पुष्ट दाने खाकर देह चिकना गई है। चेहरा सुडौल हो गया है। बालों में मोगरे की कलियां शौक फरमाती है। रंगीन मिजाज भी होगी। फूल रोज लगाती हो? चोरी उजागर होने से चिरौंजी सकपका गई। गलती हो गई सेठ जी। फूल लगाने में गलती कैसी? सेठ जी नाराज नहीं हैं, पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। तब हम बम्बई में रहते थे, वहाँ औरतें बालों में गजड़ा लगाती थीं, हम भी लगा लेते थे। सेठ जी मानो सुरूर में हैं। पहले मुंबई में रहती थी? चिरौंजी अद्भुत भाव में। सेठ जी एकदम नाराज नहीं हैं, बल्कि उसकी राम कहानी सुनना चाहते हैं। उसकी राम कहानी किसी ने कब सुनी? आदमी ने नहीं सुनी। वो घुनी किस्म का क्रोधी जीव था। बच्चों ने नहीं सुनी। पहले आवारागर्दी, बाद में अपनी महरियों से ही उन्हें फुर्सत नहीं। मैडमों ने नहीं सुनी। चिरौंजी बता तो ऐसे रही है जैसे तेरे ऊपर क्या क्या ना बीत गई। विपदा बताने ना बैठ, काम कर। सेठ जी बड़े दिल इंसान, उसका पक्ष सुनना चाहते हैं। चिरौंजी स्याह सफ़ेद बताने लगी। सेठ जी, हमारा आदमी जब बम्बई में ख़त्म हुआ, हम 25-26 के रहे होंगे। सब कुछ गंवा कर 4 बच्चों को लेकर हम बम्बई से यहाँ कैसे वापस आए, एक पूरी स्टोरी है। हमारा आदमी काम की तलाश में जब बम्बई गया, तब हम पानचंद और ज्ञानचंद को लेकर यहीं ससुराल में रहते थे। रोज़ खबर उड़ती, मिर्चू बम्बई में दूसरी शादी बना लिया है, किसी को बैठा लिया है, तभी आता नहीं है। पैसा नहीं भेजता है, बच्चों की सुध नहीं लेता है। सास हमको कहती खारा चली जा, हम नहीं गए कि निर्मोही कभी तो आएगा। सास की मार खाते अपने कमरे में घुसे रहे। फिर वो क्यों आया सो याद नहीं, पर एक बार आया। बम्बई में कपड़ा मिल में काम करता था। हमने बड़ा अनशन किया, अपनी आल औलाद संभालो तो हम कहीं बैठ जाएं या कि हम साथ जाएंगे। हमको मारा कूटा पर ले गया। बम्बई में वो अकेला रहता था, उसके साथ काम करने वाले शाम को आ जाते और दारू पीते थे। उनके लिए हम अंडा भुर्जी न बनाते तो हमको मारता था कि आई है तो मज़ा लूट। आसपास की औरतें ब्रश बनाने कारखाना जाती थीं, हम भी जाने लगे। सेठ जी, हमारी स्टोरी, आदमी को टीबी हो गई, कैंसर हो गया, क्या हो गया, खून की उल्टी करता था, उसका काम छूट गया। एक दिन हम कारखाना से लौटे, वो घर में मरा पड़ा था। कौशला और ज्ञान रो रहे थे। पान पूरन को लिए बैठा था। कौड़ी न थी, लाश को बम्बई से यहाँ कैसे लाते? लोगों ने वहीं उसका क्रियाक्रम करा दिया। आदमी था तो बम्बई में रहने की आड़ थी। बच्चे समेत हम वापस आए। ससुर हमारा ऐसा निर्दयी, कहने लगा मिर्ची को जिंदा वापस ला, नहीं तो अपने बिलौटों को समेट खारा चली जा। किस्सा कहें तो उधर हम बम्बई गए, इधर जेठ का लड़का हमारे कमरे में काबिज हो गया। बोला कमरा खाली ना करूँगा। सेठ जी, भगवान विपदा देता है तो जिगरा भी देता है। मैं बच्चों को लेकर घर के सामने रोड पर बैठ गई कि कमरा लेकर रहूँगी। सास ससुर ने मुझे रोड पर मारा कि मिर्चू के मरने का सोच नहीं, कमरे का सोच है। मैं बोली लड़का तो तुम्हारा भी मरा है, तब कमरे की सोच काहे है? भीड़ लग गई, कोई पुलिस बुला लाया। पुलिस हम लोगों को थाने ले गई। दरोगा ने हमारे ससुर और जेठ की अच्छी सुटाई की। हम खुश हुए, ठीक मारा। हमारे चचिया ससुर ने समझौता कराया, कमरे में चिरौंजी का हक है, उसी कमरे में पानचंद रहता है। हमारी स्टोरी बड़ी जबर है सेठ जी। सेठ जी ने कोरें पोंछती चिरौंजी को लक्ष्य किया। दुखी जीवन की कथा रही, सहानुभूति की दरकार है। तुमने सहा है, ईमानदारी से काम करोगी तो इस घर में बसर होती रहेगी। इस तरह मानवीय होकर किसने सोचा? चिरौंजी धन्य। अपने दुख पर नहीं, रोना आ गया कि आपने हमारी बातें सीरियसली सुनी। अब तक किसी ने सुनी नहीं थी। भगवान चाहेंगे तो आपकी सेवा में ज़िंदगी पार हो जाएगी। आपकी सेवा में मौका दिया जाए। अगले दिन डाइनिंग चेयर पर बैठते हुए सेठ जी ने व्यू तैयार किया। चिरौंजी, अपनी भी थाली लगा लो, मेरे साथ बैठकर खाओ। मैडमों ने इस तरह कृपालु होकर चाय न पिलाई। हर घर में उसका प्याला अलग होता था, जिसमें उसके हिस्से की चाय उड़ेल दी जाती है। जबकि उसकी इच्छा रही है किसी दिन मेज पर सुस्वादु भोजन खाकर देखे कैसा लगता है। सेठ जी ने दोहरा कर कहा तो उसे दहशत हुई, पर नहीं भी हुई।
वो जोखिम उठाकर ही घरों में काम करती है। ख्यालों में सिर्फ ज़रूरतें नहीं, सकुचाने झिझकने जैसे भाव कम ही विकसित हुए। चिरौंजी जानना चाहती है गृह स्वामी के बराबरी में बैठकर अच्छे बर्तनों में अच्छे भोजन का आनंद और तृप्ति क्या होती है, पर थोड़ा औपचारिकता का प्रदर्शन किया। आप मालिक, हम सेवक। मैं इंसान, तुम इंसान। अकेले खाते हुए उकता गया हूँ। बच्चे यहाँ रहते नहीं। तुम्हारे आ जाने से घर में किसी इंसान के होने का एहसास तो होता है। बौराई चिरौंजी डाइनिंग चेयर पर। जादुई पल। लगा अधिकार भाव नहीं है, पर मालकिन की पदवी पाली है। दुख के दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। खाओ, दिन भर काम करती हो, एक रोटी और लो। एक रोटी अपने हाथ से चिरौंजी की थाली में रखकर सेठ जी ने उसे कृत दासी बना लिया। घर हो बकरी हो, बासी खाना ही मिला। घर में ताज़ा बच्चों ने खाया, बकरी में मालिकों ने, शेष बचा उसके हिस्से में। थाली में इस अनुग्रह से रोटी तो उस अघोरी ने भी नहीं रखी जिसके साथ ब्याह हुआ था। अतृप्त आत्मा तर गई। एक रोटी आप लीजिए। नहीं, बस शुगर का मरीज हूँ। शुगर और ब्लड प्रेशर? चिरौंजी इन व्याधियों के अंग्रेजी नाम जानती है। सेठ जी का जवाब ये, मिर्चू को याद करती हो? उसको याद करते हैं तो मार कुटाई और दारू याद आ जाती है। हमको सुख नहीं मिला, तभी ना ये सूरत निकल आई है। कभी हम भी स्वरूपमान थे। अब भी हो। खाओ पियो, साफ स्वच्छ रहो, यहीं नहा धो लिया करो, कोई रोक टोक है? सेठ जी प्रतापी आदमी। हाउसिंग बोर्ड की मैड में सतर्कता ही बरतती रहीं। चिरौंजी साबुन सोडा शैम्पू न चुरा ले, कभी बाथरूम में हाथ मुंह धो ले तो मैडमों को संक्रमण का भय। और अब सेठ जी की अनुमति और अपनी कल्पनाओं के मद्देनज़र चिरौंजी खासे बड़े चिकने स्नान गृह में दाखिल है। देह गंदी, कपड़े गंदे, वायुमंडल गंदा, साफ करने का न वक्त न आदत। सेवलॉन से देह रगड़ कर खूब नहाई, साड़ी ब्लाउज रिंस से चमका कर धूप में बगरा दिए। आत्मा कितनी हल्की लग रही है। चिरौंजी ने बेसिन के ठीक ऊपर स्थापित दर्पण में खुद को विलोका। वो अविश्वसनीय तरीके से साफ स्वच्छ महकदार हो गई है। चिरौंजी की चिकनी रंगत को दुलारी ने खूब पकड़ा। अम्मा, सेठ जी के घर कौन लोशन लगाती हो? केसरिया साबुन और मॉइस्चराइज़र, बालों में लाल तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल। खाती क्या हो? बासमती, सेठ जी का खुला दरबार है। पानचंद ने चेतावनी दी। अम्मा, सेठ जी तुम पर विश्वास करते हैं, तुम भी अपनी रेपुटेशन बना कर रहना। रेपुटेशन तो बन गई। रेपुटेशन इस तरह बनी। प्रतापी सेठ जी यात्रा से 2 दिन बाद लौटे हैं। सड़क के झोल झटकों ने तन बदन में पीड़ा भर दी है। चिरौंजी, तेल मालिश करना जानती हो? हो, मालिश तो हमारा बाबू शानदार करता है। खारा के लाल साहब बाबू की चंपी के आशिक हैं। सरसों तेल ले आओ, गर्दन कंधों में दर्द है। चिरौंजी नहीं चौंकी। सेठ जी देवता आदमी और हम तो टहल के लिए ही जन्मे हैं। चिरौंजी इस सावधानी से मसाज करने लगी कि तकलीफ तनिक ना हो, पीड़ा का हरण हो जाए। स्त्री स्पर्श से सेठ जी के भीतर सूत्रपात होने लगा। वे कुछ देर तक तजबीजते रहे, फिर चिरौंजी को खींचकर जाजिम पर चित्त कर दिया। आकस्मिक आक्रमण ने चिरौंजी को स्तब्ध होने का वक्त न दिया। उसने जाना तो ये जाना, स्पर्श की अपनी एक भाषा और असर होता है। अच्छा लगता है वो स्पर्श जो आतंकित नहीं करता। अपनी अतृप्तियों की बात करे तो उसने स्पर्श सुख कब जाना? दारू के असर में पशु बने मिर्चू का स्पर्श संघात ही देता रहा। सेठ जी के स्पर्श में न क्रूरता है न पशुता। बात चकित करती है, पर उसे लगा वो इतनी लायक आज भी है जब एक संपन्न गृहस्थ अपनी समीपता चाहता है। वो सेठ जी के आमंत्रण को पूरी चेतना से स्वीकार कर लेगी, पर हिसाब पक्का चाहिए। सेठ जी, एक्स्ट्रा का काम फ्री फंड में ना होगा, जो कहे दे दूँ। फिर तो सेठ जी ने जैसी जोर आजमाइश की, इसकी जवाबी कार्रवाई में कसर न रखी। एक्स्ट्रा काम के एवज में कभी न चुकाने वाली उधारी लेती रही। जिंदगी का रंग जमने लगा था। बीड़ी वाले ने आकर रंग में भंग डाल दिया। अम्मा चलो, कोसला को बच्चा होना है। कोसला? मुंबई प्रवास में जन्मी पुत्री। जन्म लेने जा रहे कोसला के तीसरे बच्चे को पालने की चिरौंजी को फुर्सत नहीं। साफ कहा, सेठ जी परमिशन नहीं देंगे। 2-4 रोज की छुट्टी मांग लो। सेठ जी रात को आएंगे, अभी हम पूरा घर खुला छोड़कर कैसे चलें, बाद में देखेंगे। इसी के कारण चिरौंजी पुश्तैनी कमरे से बेदखल हुई।
चिरौंजी ने कोसला का विवाह अच्छे घर में कर दिया था। लड़का उम्र में बड़ा जरूर था, पर सरकारी दफ्तर में ड्राइवर था। गांव में खेती काश्तकारी थी। उसकी पहली पत्नी बे औलाद मरी थी। कौसला की मति ठीक होती तो एक छत्र राज्य करती। विवाह में चालक दामाद ने चिरौंजी को कपड़ा लत्ता गल्ला पानी पैसा काफ़ी कुछ दिया था। कौसला 2-4 बार चालक के पास गई, फिर नहीं गई कि बूढ़े के साथ नहीं रहेगी। कौसला 17 की तो चालक 40 का गबरू जवान। चिरौंजी के लेखे वो बूढ़ा नहीं था। चिरौंजी बीड़ी बनाती थी, कौसला भी बनाने लगी। बीड़ी वाला तेंदू पत्ता और तंबाकू देने और बीड़ियाँ ले जाने वाला बावत आता था। एक दोपहर कौसला उसके साथ फरार पाई गई। पानचंद का क्रोध मिर्चू का क्रोध, चिड्डे जैसा कूदता फिरा। अम्मा, तुमने कौसला को भगा दिया? चिरौंजी ने पलटवार किया। हमारा कारोबार छूट गया और तुम तोहमत लगाते हो? 1.5-2 साल बाद बीड़ी वाले ने दर्शन दिए। कौसला को पहला बच्चा होना था। अम्मा, कौसला को बच्चा होना है, तुम्हें बुलाया है। चिरौंजी पूरी तरह वश हो गई। कौसला कहाँ है? कहाँ जाना है? बस अड्डा के आगे वाली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे रहती है। चौका बर्तन का काम पकड़ ली है। जूठन मांजती है। कुल बोल दिया लड़की ने, हम न जाएंगे। जबकि पानचंद और दुलारी के लिए यही मौका था, चिरौंजी खासकर निठल्ले पूरन से मुक्त होने का। अम्मा, कौसला की मदद करो। पानचंद ने चिरौंजी और पूरन को रिक्शे में लाद बीड़ी वाले के साथ रवाना कर दिया। चिरौंजी से भेंट मुलाकात करते हुए कौसला ने करुण क्रंदन किया। अम्मा, तुम्हारी ये चिरैया ठगी गई। बीड़ी वाले की पहली मेहरिया और एक बच्चा गांव में रहते हैं। ये हमको वहीं पटक आया। हमारी सबद बोली, ये पटरानी यहाँ न रहेगी। रहेगी तो पूरे घर की टहल करेगी, नहीं करेगी तो दफ़ा होगी। अम्मा रे, पहली मेहरिया का हक मजबूत होता है। बीड़ी वाला उससे न जीत पाया। हमसे सबद की अर्थात सौत की चाकरी ना होती। जूठन धोते किराए की कुठरिया में पड़े हैं। चिरौंजी का कलेजा दरक गया। कहना चाहा, हमने तो अच्छी शादी जमा दी थी, पर तुमने जायदाद का मुंह नहीं किया, बीड़ी वाले का किया। बीड़ी वाले की उपस्थिति में न कह सकी, जबकि बीड़ी वाले ने झुकी गर्दन के साथ अपना दोष स्वीकार किया और चिरौंजी को 100 रुपये सौंपे कि अभी इतना ही है। कौसला के पास 4 बकरी का काम था, फिर भी पैसा उसने जोड़ कर नहीं रखा था। चिरौंजी ने अपनी देह पर धारण किए सोने के टॉप्स और चांदी की पायल गहन रख अर्थव्यवस्था बनाई। 2 किलो गुड़, सरसों तेल, हल्दी, खसखस, मखाना, सोंठ खरीद कर सुठौरा मतलब प्रसव में खाए जाने वाले लड्डू बांधे। कौसला ने सुठौरा उगल दिया। अम्मा, सरसों का तेल बसाता है। काजू बादाम पिस्ता देसी घी कहाँ से लाएं? हमको तो ये भी नहीं मिलता था। भाग में सरसों तेल और हल्दी मिलाकर खा लेते थे। सोबर से निकलते ही काम पकड़ लेते थे। बदले में कौसला कराई, अम्मा, जब तक मैं हिस्ट पुष्ट नहीं हो जाती तुम मेरी बकरी का काम संभाल लो, नहीं तो काम छूट जाएगा, हम भूखन मरेंगे। कौसला का काम संभालते संभालते चिरौंजी ने चौका बर्तन का काम शुरू कर दिया। पानचंद के एहसान से अलग कौसला के घर के पास किराए पर कमरा लेकर लहुरे पूरन के साथ रहने लगी। बीड़ी वाला स्थायी रूप से पहली पत्नी के साथ रहता था। हफ्ते पखवाड़े में कौसला के पास आता। अनुपस्थिति का लाभ ले कौसला ने 4-6 आशिक खड़े कर लिए। अच्छा पैसा पीटने लगी। ऐसी रातों में वो अपने दोनों बच्चों को चिरौंजी के पास सुला देती। सुबह चिरौंजी से आरजू करती, अम्मा, आज हमारी बकरी संभाल लेना, हमारी कमर पिराती है। चिरौंजी धुआं हो जाती। रात में परेड करोगी तो? कौसला की तीसरी जचकी के उपलक्ष्य में चिरौंजी कौसला के घर सप्ताह भर रही। इस सप्ताह उसने नतीजा निकाला, वो सेठ जी के बिना नहीं रह सकती। उस आलीशान घर का साम्राज्य, स्वतंत्रता, सेठ जी की समीपता संपूर्ण जीवन की पराकाष्ठा है। जरूरत, कल्पनाओं, लालसाओं, अतृप्तियों से भी आगे एक अनुभूति है जो प्रेम जैसे तत्व का आभास दे रही है। मिर्चू ने न कायदे का प्रदर्शन किया, न चिरौंजी को प्रेम जैसे मामले का ख्याल आया। जीवन की उत्तम ऋतु तो अब आई है। वसंत भाव से साक्षात्कार हो रहा है। कौसला ने चिरौरी की, अम्मा, 1 हफ्ता और रुको, मैं कैसे संभालूंगी? चिरौंजी ने तर्क रख दिया, काहे पैदा किया, ऑपरेशन काहे नहीं कराती, हम अपने काम का हरज नहीं करेंगे। चिरौंजी यातायात न कर लौटी। लगा 7 दिन नहीं 7 दशक बाद लौटी है। चूँकि वो अपने जीवन की उत्तम ऋतु के आनंद में थी, उसका मानना था अब संकट, आपदा, सदमे जैसी बात ना होगी। तभी पाया वो गर्भवती है। रजो निवृत्ति की आयु में उत्पादन,
भेद खुलेगा तो सेठ जी बर्खास्त कर देंगे, पानचंद चिड्डे जैसा कूदेगा। अम्मा तुम रसोईया बनकर गई या रखैल बनकर गई थीं? चिरौंजी ने पेट खारिज करने के लिए नानाविध उपाय किए, पर भ्रूण ताकतवर निकला। वमन, घुमेरी, थरथराहट, चिरौंजी ढीली पड़ गई। सेठ जी ने मिजाज पूछा, तबीयत ठीक नहीं है? सेठ जी, पाँव भारी है। सेठ जी भुलुंठित, 3 महीने बाद बता रही हो? नहीं बताया कि आपको बात हजम नहीं होगी। तुम्हारी बेवकूफ़ी, मैं नहीं जानता था तुम इस उम्र में प्रेग्नेंट। जैसे हो इसे ख़त्म करो तुरंत, छुट्टियों में बच्चे आने वाले हैं। सेठ जी को स्वर्गीय पत्नी, 3 युवा पुत्रों, सामाजिक हैसियत की स्मृति हुई। आप कुछ हेल्प करें, डॉक्टर जान पहचान के होंगे। नहीं, समझा करो, दोस्त मेरा ही नहीं है। बहस ना करो, अस्पताल जाओ। सेठ जी ने कुर्ते की जेब से वॉलेट निकाला और 4000 गिन दिए। इतने में हो जाएगा, जब तक ठीक ना हो जाओ मत आना। ये पहली बार था जब चिरौंजी ने पैसे में दिलचस्पी नहीं ली। आपको इतना सुख दिए, आप कुछ रुपट्टी देकर गेट आउट कर रहे हैं? जाओ, आपको खाना तो खिला दूँ, जाओ। चिरौंजी को हक्का बक्का छोड़ सेठ जी दूसरे कमरे में लोप हो गए। आंचल में पूंजी गठिया बेआबरू हो चिरौंजी सेठ जी के कूचे से निकली। चिरौंजी रात को लौटती थी, भरी दोपहर में उसे देख दुलारी चिहुक गई। कैसे अम्मा? चक्कर आ गया। सेठ जी बोले 2-4 दिन रेस्ट करो, दिखता है खून की कमी हो गई है। दुलारी की तबीयत हुई छेड़खानी करे, बासमती खाकर खून की कमी हो जाती है क्या? पर देखा चिरौंजी बिछावन पर ठुलक कर रो रही है। दुलारी विमूढ़ हो गई। अम्मा को अब तक हड़बड़ाहट में कुछ निर्मोही सा देखा है, हिलक कर रोते पहली बार देख रही है। पहली बार है जब दुलारी चिरौंजी से डर गई, वरना ताल ठोक कर लड़ती है। यही पूछा, अम्मा तबीयत ज़्यादा खराब है? चिरौंजी क्या बयान करे। दुलारी, हमने ऐसी शांति, इत्मीनान, भावुकता कहीं नहीं पाई जो सेठ जी से पाई। एसी की ठंडक, फोम के गद्दे, साफ चादरों, साफ कपड़ों, अच्छा भोजन का सुख पहली बार जाना। पैसा, प्रेम, ओहदा मिला। ओहदे का सामाजिकरण नहीं होता है, पर मैं पटरानी बनकर रही। अधिकार भाव नहीं है, पर उस आलीशान घर से जुड़ाव हो गया है। सेठ जी ने भले ही अपनी ज़रूरतें पूरी की हों, पर उनसे जाने कैसा नाता हो गया है। जब निष्ठुर हो बर्खास्त कर दिए हैं, तब भी नाता टूटता नहीं। उम्मीद हमें कम है, पर है। सेठ जी अचानक आएंगे और कहेंगे, चिरौंजी चलो, घर का इंतजाम बिगड़ गया है। दुलारी विमूढ़। चिरौंजी के स्वास्थ्य की फिक्र नहीं, पर काम छूटने की आशंका है। बुढ़ीबा सुबह की गई रात को लौटती है। दिन भर मैं स्वतंत्र रहती हूँ। बड़ी बात ये, खुद तो अच्छा दाना खाकर तंदुरुस्त हो रही है, बचा हुआ लाकर हम लोगों का भी जायजा बना देती है। साझा आंगन से लगे कमरों में बसे नातेदारों से बताने में गौरव होता है, अम्मा इतने बड़े घर में खाना बनाने का काम करती है। सबसे बड़ी बात ये, अच्छा पैसा बना रही है, जब कहो उधारी ले आती है। काम पर ना गई तो भारी घाटा। चरित्र देखो, बोलती बकुड़ती नहीं। समझाने की जिम्मेदारी ली पानचंद ने। अम्मा काम पर नहीं जाती हो, गलती हुई हो तो सेठ जी से माफ़ी मांग लो, कहो तो हम साथ चलें। आदमी को अपना फ़ायदा देखना चाहिए। चिरौंजी चुप। नतीजा न देख पानचंद सेठ जी के घर फरियाद करने पहुंचा। सेठ जी घर पर नहीं थे। धनराज मिला। पानचंद ने जोहार की, पूना से कब आए भैया? तुम यहाँ कैसे? जवाब ये मिला, भैया अम्मा काम तो ठीक करती थी, भूल चूक हुई तो माफ़ी दें, आगे ध्यान रखेगी। धनराज की मुद्रा आक्रामक हो गई। भूल चूक हुई है और चिरौंजी के पेट में पल रही है। अप्रत्याशित सूचना। पान ने चोरी चकारी जैसी स्थिति पर विचार किया था, पर जो स्थिति थी बहुत ही गंभीर थी। नहीं भैया, हाँ मैं पिछली बार आया था तब इसकी लीला देखी थी। ये हमलों पर हुक्म चलाने लगी थी। बिस्तर पर बैठती, शीशे के सामने जुल्फ़ें बनाती। सोचा इतने दिनों से काम कर रही है इसलिए कुछ छूट ले लेती है, पर ये तो मिस्ट्रेस बन गई। धनराज अपने पिता के प्रति विरोध से भरा था, फिर भी पापा की मिस्ट्रेस कहने में उसे असुविधा हुई। नहीं भैया, हमारे ड्राइवर से पूछ लो, गवाही देगा। सेठ जी से बात हो सकती है। कुछ बाकी रह गया है। हमने भरोसा किया, पर तुम लोगों में गैरत नहीं होती। पानचंद ने माना चिरौंजी ने गलती की, पर ये सेठ लोग भी तो अपना काम खूब निकालते हैं। आप लोगों में होती है। होती तो सेठ जी भूल चूक में अम्मा का साथ न देते। धनराज की आक्रामक मुद्रा हिंसक हो गई। पानचंद हंगामा करे इसके पहले उसने पानचंद के गाल पर तमाचा छाप दिया।
चिरौंजी, या तुम फिर दिखाई दिए तो तुम्हारे घर 2-4 गुंडे भेजकर मर्डर करा दूंगा। चिरौंजी की भूल चूक और झंझनाते तमाचे की ग्लानि लिए पानचंद साइकिल पर फटफटाता घर पहुंचा। साइकिल एक और पटक दी। अम्मा, तुम बैकला मतलब पागल हो गई हो? क्या हुआ? मैं सेठ जी के घर अरज करने गया, धनराज ने मेरे मुंह पर तमाचा मारकर कहा, अब आओगे तो मर्डर करा दूंगा। चिरौंजी की धड़कनें ठहर गईं। हमारे कुल परिवार का क्या दोष? देखते हैं मर्डर कैसे करते हैं। क्या देखोगी? इज्जत दे आई? इज्जत की बात ना करो पान। सेठ जी ने हमें जो इज्जत दी तुम्हारे बाप ने ना दी। सेठ जी ने यही इज्जत दी है। चिरौंजी समझ गई। पानचंद के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो गई। हम पंडिताइन ठकुराइन नहीं हैं। यहाँ कौन पवित्र बैठा है? चिरौंजी का संकेत दुलारी और कौशला पर। संकेत समझ पानचंद भस्म हुआ। मैं सेठ जी की रिपोर्ट लिखवाऊंगा, थाना कचहरी करूंगा। चिरौंजी के जहन से नहीं जाते सेठ जी के मीठे बहन, बराबरी में बैठकर 56 भोग का स्वाद लेना। सेठ जी भले आदमी हैं। मिर्चू के मरते ही पानचंद बाप के स्थान पर स्थापित हो गया था और चिरौंजी जिरह बढ़ा रही है। पानचंद फनफना गया। जैसे भले लोग हैं वो थाने में मालूम होगा। रिपोर्ट नहीं करेंगे, पुलिस पूछेगी, जब शरारत हुई तब ना आई, अब काहे आई? रिपोर्ट लिखाकर हम सेठ जी को बदनाम नहीं करेंगे। जिसने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है उसकी बड़ी फिक्र है। यह एक ही घर है जहाँ किसी ने हमारा अपमान नहीं किया, शंका संदेह नहीं किया। इतना पैसा, इतना आराम कब मिला? सेठ जी ने फ़ायदा नहीं उठाया। पानचंद को मूर्छा आने लगी। अम्मा, तुम बैकला गई हो। मैं रिपोर्ट करूँगा। तुम झूठी रिपोर्ट लिखाओगे। तुम थाने में कहोगी सेठ जी ने मजबूरी का फ़ायदा उठाया, बाकी मैं संभाल लूँगा। मामला रफा दफा करने के लिए सेठ जी तुम्हें मुँह मांगा पैसा देंगे। बड़े आदमी इज्जत को बहुत डरते हैं। पानचंद का आचरण धंधेबाज का आचरण। हम उनकी इज्जत खराब नहीं करेंगे। सेठ जी ने हमें जो सुख दिया किसी ने नहीं दिया। सेठ जी ने जो सुख दिया तुम्हारे बाप ने नहीं दिया। पानचंद सदमे में एकदम खुलकर बोल गया, अम्मा, तुम्हें बुढ़ापे में उस दगाबाज से इश्क हो गया है। लागी छूटे ना, इसीलिए रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। चिरौंजी अशिक्षित स्त्री, नहीं जानती उत्तर आधुनिकता क्या है, नहीं जानती मेट्रो संस्कृति में स्त्रियां किस दर्जे की स्वतंत्रता हासिल कर रही हैं। जानती है ये जो समय रहा उसके जीवन की पराकाष्ठा है। सत्यचित आनंद पा लिया। साकार हुई कल्पनाएं, पूर्ण हुई लालसाएं, तृप्त हुई आत्मा और आंतें। सेठ जी बेवफा हुए, वे जाने। चिरौंजी वायदा निभाएगी। पानचंद समझ रहा है चिरौंजी की जिद लाइलाज हो चली है। सोच लिया है? हो। भूल चूक का क्या करोगी? रिश्तेदार बसते हैं, कितनी नामूजी मतलब बेइज्जती होगी। दाई नर्स बहुत मिल जाएंगी। यही व्यवहार दिखाना है तो हमारे साथ गुजरना होगी। चिरौंजी बेफिक्र। भरोसा है उसके हिस्से के पंचभूत तत्व अब भी बचे रह गए हैं। जहाँ रहेगी अपने हिस्से के अंतरिक्ष, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी पर उसका हक रहेगा। ढूंढ लेंगे किराए का घर, मिलेगा कहीं चौका बर्तन का काम। फिक्र नहीं, तुम खुश रहो, हमारा ओके है। चिरौंजी अपना सामान बांधने लगी। सुबह ठौर छोड़नी होगी ना। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी तुम खुश रहो, हमारा ओके है। कहानी बहुत रोचक थी, साथ ही साथ सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा की भी परिभाषा दी गई। कल मिलेंगे फिर इसी तरह किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।